नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज पुस्तक से नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका है चपला देवी। पहले चपला देवी के बारे में हम जान लेते हैं। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी का व्यक्तित्व तथा कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। कहने का तात्पर्य है कि जो चपला देवी थी उसके व्यक्तित्व, उसका कब जन्म हुआ और कहाँ की वो रहने वाली थी, कौन सी उनकी रचनाएं थी, इसके बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। कहने का तात्पर्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जहाँ पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, वहीं महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन के माध्यम से या अपने किसी भी तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और उसको गति दी थी। उन्हीं में से एक लेखिका चपला देवी भी रही। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक थी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ इतिहास में कुछ ऐसे रचनाकार हैं जिनका हमें जन्म, उसकी मृत्यु, उनका जन्म स्थान या उनकी रचनाओं के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार चपला देवी भी एक ऐसी लेखिका हैं जिनके बारे में इतिहास में कहीं पर भी उनके व्यक्तित्व या उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुधु पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है, हम उसे रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। इस पाठ का जो 1857 की क्रांति में धुधु पंत जो नाना साहब थे, उनकी पुत्री थी बालिका मैना उनका नाम था, उसके बारे में ही बताया गया है, जिसे चपला देवी ने रिपोर्टाज के माध्यम से का प्रारंभिक रूप जो होता है। रिपोर्टाज होती है किसी भी सत्य घटना के ऊपर अपने विचारों के माध्यम से रिपोर्ट लिखना, और उस रिपोर्ट का एक प्रारंभिक रूप रिपोर्टाज जो हमारे गद्य पुस्तक में दिया गया है। मातृभूमि की स्वतंत्रता तथा उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव तथा सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएँ, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जो उसने मैना ने बलिदान दिया था, उसके जीवन की गौरव की गाथा को वर्तमान पीढ़ी के लिए उसको परिचित कराने के लिए चपला देवी ने जिस प्रकार उस गद्य रचना की थी, मुद्रण होता है रचना को छापना और वर्तनी लिखना, उसको जैसे उन्होंने लिखा था बिल्कुल वैसे ही उसको लिखने के लिए यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है, ये तो थी हमारी चपला देवी के बारे में और पाठ के बारे में। अब हम पढ़ते हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। पाठ से ही आपको पता चल गया है कि नाना साहब की पुत्री थी। नाना साहब वही थे जो कानपुर के विद्रोही नेता धुधु पंत, नाना साहब उनका पेट नेम था, छोटे नाम से उनको संबोधित किया गया है यहाँ। और उनकी बेटी थी जिसका नाम मैना था, उसको अंग्रेज़ों ने भस्म कर दिया था, मतलब जला दिया था। सन 1857 के ईस्वी के विद्रोही नेता धुधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ले जा न सके। देवी मैना विठूर में अपने पिता के महल में रहती थी। जब 1857 की क्रांति हुई
और उसमें जो विद्रोही नेता होता है, विद्रोह करने वाला नेता दुदुपंत जो कानपुर के रहने वाले थे, वो जब उनका वो विद्रोह का जो था वो असफल हो गया था, असफल होने के कारण उनको कानपुर छोड़ना पड़ा और जल्दी में वो अपनी बेटी मैना को ले जाना भूल गए, क्योंकि मैना भी अपने पिता के साथ उस महल में रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध बालिका को अग्नि में भस्म कर दिया गया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो इतने ज़्यादा पत्थर दिल इंसान थे कि उस विद्रोह को दबाने के लिए, उसका दमन करने के लिए उन्होंने नाना साहब को तो पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। तब उन्होंने बड़ी ही क्रूरता होती है कठोरता से निरीह बेचारी या बेचारा, निरपराध जिसका कोई भी अपराध नहीं, बेचारी जो किसी का कोई अपराध नहीं था, उस देवी मैना को भी अंग्रेज़ों ने आग के हवाले कर दिया, अग्नि में भस्म कर दिया। और उसकी रोमांचकारी होता है, जैसे किसी चीज़ को हम अचानक से सुनते हैं, कोई ऐसी चकित करने वाली बात, तो उसको सुनकर हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। ऐसे विषय वस्तु को रोमांचकारी कहते हैं। उस रोमांचकारी वर्णन का जो इस पाठ में किया गया है, इतना बहुत ही ज़्यादा अत्याचार जो कानपुर की जो थी वो नाना साहब की पुत्री मैना के ऊपर किया था, उसको सुनकर इस पाठ को यदि हम वास्तव में सच्चे मन से ध्यान से सुनेंगे तो पाषाण हृदय पत्थर दिल इंसान भी एक बार करुणा से भर जाएगा। द्रवीभूत होना मतलब रोना शुरू कर देगा, उसकी भी आंखें नम हो जाएंगी, उसे भी दुख होगा। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल विठूर की ओर गया। विठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। कानपुर का जो भीषण कांड हुआ था उसमें अंग्रेज़ों ने सैनिकों के दल के साथ विठूर के जो नाना साहब थे उनका राजमहल लूट लिया गया था। लेकिन राजमहल में उनको बहुत ही कम संपत्ति मिली थी, क्योंकि नाना साहब सब कुछ अपने साथ लेकर चले गए थे। उनके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोले से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। जब अंग्रेज़ों को नाना साहब के महल से कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने तोप से उसको महल को नष्ट करने की सोची। सैनिक दल जब वहाँ तोपें लगाई, अब बेटा यहाँ देखो आपने लगाई, ये के ई की मात्रा लिख रखी है, ये उस समय की हिंदी थी। वर्तमान हिंदी में हम ई को ऐसे लिखते हैं, ई लिखते हैं हम ऐसे, ठीक है, ई लगा के लगा ई लिखते हैं हम, लेकिन यहाँ यह लिखा हुआ है। तो ये पहले की लिखी हुई हिंदी है और आज हमारी जो हिंदी है वो हिंदी का मानक रूप है। तो हम पाठ में कर रहे थे कि सैनिकों के दल ने वहाँ तोप लगाई और उस महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। जैसे ही अंग्रेज़ों ने वहाँ तोप लगाकर उस महल को नष्ट करने की या भस्म करने की सोची तो अचानक से एक सुंदर सी लड़की वहाँ आकर महल के बरामदे में खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज़ सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी थी। जिस समय महल लूटा जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, उस समय अंग्रेज़ों को वहाँ वो लड़की दिखाई नहीं दी थी। लेकिन जब वो तोप से उड़ाने की बात थी, उस महल को नष्ट करने की बात कर रहे थे वो, तब अचानक से एक सुंदर सी लड़की वहाँ महल के बरामदे में दिखाई दी। उस बालिका ने बरामदे में खड़े होकर अंग्रेज़ सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को उस पर दया आई। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती है? वो जो बालिका मैना थी वो अचानक से बरामदे में आए और गोले बरसाने के लिए जो सेनापति खड़े थे उनको मना किया और करुणा भाव से, मतलब बहुत ही ज़्यादा दयनीय मुख से उसने, और अल्प वयस्क होता है कम उम्र की, क्योंकि वो सिर्फ मात्र 13 वर्ष की उम्र थी उसकी बालिका मैना की। तो उसने कहा कि इस महल को नष्ट ना किया जाए। तो सेनापति ने पूछा कि तुम क्या चाहती हो? बालिका मैना शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया। बालिका मैना ने अंग्रेजी भाषा में उनको बताया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे?
जिस महल को वो बचाना चाहती थी। और वो महल किसका था? बालिका मैना के पिता नाना साहब का। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ही बताइए, यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वासस्थान रहने का स्थान था। सरकार इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। सरकार ने इसे, विध्वंस होता है इसको नष्ट करना, इसका नाश कर देना। बालिका, आपके विरुद्ध जिसने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इस मकान की रक्षा कीजिए। देवी मैना ने सेनापति से कहा कि जिसने आपका विद्रोह किया था आप उसे नष्ट कीजिए, उसे अपराध की सज़ा दीजिए। इस जड़ मकान ने क्या अपराध किया है? और ये मुझे बहुत प्रिय है, मेरा यहाँ बचपन बीता है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस मकान को छोड़ दें, इसकी रक्षा कीजिए। सेनापति दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी पुत्री कन्या मैरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। अब यहाँ मैना ने बताया कि मैं आपको जानती हूँ, आपका नाम सेनापति हे है और आपकी जो बेटी थी, सेनापति हे की एक बेटी थी जिसका नाम मैरी था। मैरी और मैना दोनों आपस में प्रेम संबंध था, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करती थी, सहेलियाँ थी। कुछ वर्ष पूर्व मैरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई। उसकी लिखी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक भी है। जो सेनापति हे था उसकी बेटी का नाम मैरी था और मैरी और मैना दोनों आपस में सहेली थी और सहेली होने के नाते सेनापति हे भी मैना के घर आते जाते थे। और अब जो है वो मैना की जो सहेली थी मैरी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और मैरी का लिखा हुआ एक पत्र मैना के पास अभी भी था जो वो सेनापति हे को याद दिलाना चाहती थी। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को ही भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। और ये सब जब उसने मैना ने बताया तो सेनापति हे जो थे वो अचानक से हैरान हो गए और उनको याद आ गया। पहचाना, देखो ये भी पुरानी हिंदी का एक शब्द है। और उन्होंने पहचान कर याद किया और कहा कि हाँ, ये तो सचमुच नाना साहब की बेटी मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो मैं भी तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। सेनापति हे ने कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, पहचान चुका हूँ कि तुम मेरी बेटी की सहेली हो, लेकिन मैं जिस सरकार का नौकर हूँ, जिस सरकार का काम करता हूँ, मैं उसकी आज्ञा का पालन जरूर करूँगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति से कहा, नाना साहब, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? और अचानक से जब मैना और सेनापति हे बातें कर रहे थे तभी अचानक से प्रधान सेनापति जनरल आउटरम, उसका नाम प्रधान सेनापति का नाम है ये, जनरल आउटरम वहाँ आ गए और उन्होंने गुस्से में आकर सेनापति से कहा कि तुमने अभी नाना का महल क्यों नहीं उड़ाया है? तो सेनापति ये कहता है कि मैं इसी फिक्र में हूँ कि इसे कैसे बचाया जाए। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे नाना साहब का महल बच सके? ठीक है बेटा, इसको ध्यान से पढ़ना। अगली वीडियो में हम पाठ का शेष भाग करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें और बेटा मेरे इसको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।